नमस्कार दोस्तों, मैं वागीश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा बायोवाला में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 11th और 11th हमारा 2 पार्टों में समाप्त हो गया। अब हम जो है 12th पढ़ेंगे। क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर 12 अध्याय 12 पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, यह चैप्टर बहुत ही छोटा है, मतलब पूरे ही क्लास 12th की बायोलॉजी के पूरे ही पाठ्यक्रम में सबसे छोटा चैप्टर है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो तो ये नहीं बनेगा, पर यह है कि फिर भी थोड़ा सा तो रहेगा ही। तो आइए अब जानते हैं इस चैप्टर का नाम पहले कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग या उपयोग। तो दोस्तों, उपयोग तक तो आप लोगों ने समझ लिया कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग क्या है। तो आइए अब जानते हैं पहली हेडिंग। जैव प्रौद्योगिकी तो आप जानते हैं कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जैव तंत्रों का निर्माण करना या जैविक तंत्रों का निर्माण करना ही मानव कल्याण के लिए जो सहायक साबित होता है उसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम लोग पहली हेडिंग, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। पहली हेडिंग, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि क्षेत्र में खाद्य उत्पादन में वृद्धि लगभग 3 गुना बढ़ी है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उच्च उत्पादकता वाली फसलों की किस्में तैयार की गई हैं। यह सब जीवों में आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरण द्वारा संभव है। रूपांतरण मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि क्षेत्र में खाद्य उत्पादन में वृद्धि लगभग 3 गुना हुई है। कितनी? 3 गुना वृद्धि हुई है। किस लिए? जैव प्रौद्योगिकी के उच्च उत्पादकता वाले फसलों की किस्में जो तैयार की गई हैं वो कैसे तैयार की गई हैं? आनुवांशिक स्तर रूपांतरण करके किया गया है। तो यही क्या कहलाता है? यह कहलाता है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहलाता है। तो अब जानते हैं फिर आगे का पॉइंट क्या कहता है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा उत्पन्न फसलों के गुणों में वृद्धि हुई है। इसके द्वारा उत्पन्न फसलों में निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे पहला, यह फसल उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। ये साधारण फसलों से भिन्न होती हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है कि साधारण होता है और एक थोड़ा सा उससे अलग होता है। तो वही कह रहा है कि यह फसलें उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं, ये साधारण फसलों से भिन्न होती हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों? अगला पॉइंट कह रहा है इनके द्वारा तैयार फसलों में अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी होने का गुण होता है। प्रतिरोधी गुण होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहते हैं। अब अगला पॉइंट जानते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा तैयार फसलों की नई किस्मों के उदाहरण निम्न हैं। मतलब जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा तैयार फसलें यानी रूपांतरण द्वारा तैयार नई किस्मों के फसलों के उदाहरण निम्न है। जैसे बीटी फसलें। बीटी फसलें क्या है? बीटी फसलें, इसको जान लेते हैं दोस्तों कि बीटी फसलें हैं क्या। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस जीवाणु द्वारा निर्मित है। बैसिलस जीवाणु द्वारा निर्मित है। इसमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार की फसलों को हम बीटी फसल कहते हैं। मतलब जिसमें कीटनाशक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम बीटी फसल कहते हैं साथियों। जैसे ये कैसे तैयार होता है? बैसिलस जीवाणु द्वारा इनका निर्माण होता है। जैसे उदाहरण जान लेते हैं, बीटी कपास, बीटी धान, बीटी मक्का, यह सब क्या है? बीटी फसलें के उदाहरण हैं। अब दूसरा नंबर साथियों जानते हैं, गोल्डन धान। मुख्यतः सभी प्रकार के धान चावल में विटामिन ए की कमी पाई जाती
है, परंतु जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीन परिवर्तन द्वारा विटामिन ए की कमी को दूर करने वाला चावल का निर्माण किया गया, जिसे वैज्ञानिकों के गोल्डन धान का नाम दिया। जैसे बी कैरोटीन शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर करता है। तो दोस्तों साथियों, मुख्यतः सभी प्रकार के धान चावल में विटामिन ए की कमी पाई जाती है, परंतु जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीन परिवर्तन द्वारा विटामिन ए की कमी को दूर करने का चावल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों ने गोल्डन धान का नाम दिया। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब कुछ 2, 4, 5 हेडिंगें और बची, उनको जान लेते हैं, फिर ये चैप्टर क्लोज करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो आप लोगों को लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, और अपने दोस्तों के पास भेज दें, वो लोग भी देखें, और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी तो वो लोग भी देखते रहेंगे, उन लोगों का भी चैप्टर समाप्त होता रहेगा और अच्छे से समझ पाएंगे। तो साथियों आइए लेट न करते हुए अब अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है? तो साथियों अब अगली हेडिंग क्या है? 2 नंबर तक तो आप लोगों ने पढ़ा, गोल्डन धान तक। तो अब तीसरा नंबर क्या है? पीड़क प्रतिरोधी पादप। आइए जानते हैं पीड़क प्रतिरोधी पादप क्या है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा पादपों में उपयुक्त लक्षणों वाले जीनों का स्थानांतरण करके पीड़कों, कीटों आदि के प्रति प्रतिरोधी पादपों का विकास किया गया है। जैसे निमेटोड कह लेता हूं दोस्तों। निमेटोड तंबाकू के निमेटोड के कारण तंबाकू के जड़ों को संक्रमित कर देता है, जिस कारण जो है जड़ विकसित नहीं हो पाती है। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके आगे क्या है? चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे निम्न बिंदु में समझा जा सकता है। जैसे इंसुलिन संश्लेषण 5 जुलाई 1983 को अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया। ठीक है। मानव इंसुलिन उत्पादन चरण। सर्वप्रथम मानव इंसुलिन की ए एवं बी श्रृंखला के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड के क्रमों को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार जीवाणु में इंसुलिन के जीन्स आ गए हैं। इंसुलिन कब लगता है? जब व्यक्तियों को दोस्तों मधुमेह हो जाता है, रक्तचाप उनका बढ़ जाता है, मधुमेह हो जाता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। तो शुगर को घटाने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन बॉडी में दी जाती है, जिस कारण से शुगर मेंटेन रहता है। तो वही कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। जैसे प्रमुख बिंदु क्या है? इंसुलिन संश्लेषण किस लिए किया जाता है? मधुमेह रोगियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किया जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। मानव इंसुलिन उत्पादन चरण। सर्वप्रथम मानव इंसुलिन की ए एवं बी श्रृंखलाओं के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड के क्रमों को ज्ञात किया है। फिर उसके बाद इस प्रकार जीवाणु में इंसुलिन के जीन्स आ जाते हैं। जीवाणु में जीन्स आ जाते हैं कौन से? इंसुलिन के। तो साथियों यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अब आइए जानते हैं 1 या 2 हेडिंग और बची है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर ये चैप्टर क्लोज करके फिर हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आइए जानते हैं। तो साथियों उसी चिकित्सा के क्षेत्र में दूसरा बिंदु क्या है? पहला तो इंसुलिन बिंदु हो गया, समझे हम लोग। और दूसरा बिंदु क्या है? टीका उत्पादन। टीका उत्पादन क्या है इसको जानते हैं थोड़ा सा। कि टीका उत्पादन की परिभाषा क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा दूसरी पीढ़ी के टीके अर्थात पुनर्योगज टीके तथा तृतीय पीढ़ी के टीके का उत्पादन किया जा रहा है। यानी दूसरी पीढ़ी के टीके अर्थात पुनर्योगज टीके
तथा तीसरी पीढ़ी के लिए नए टीके का उत्पादन किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है। तो साथियों, अब यहीं से यह चैप्टर क्लोज होता है। इसमें मैं प्रमुख हेडिंगें आपको बताया हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे ही पूरा चैप्टर का भूमिका बना के और बहुत ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन जाएगा वीडियो तो आप लोगों को जो है पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं मुख्य चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताया हूँ। चैप्टर बहुत ही छोटा था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, पर मैं सोचा कि थोड़ा सा सीरियल से पूरा जो है प्ले लिस्ट में आपका पड़ा रहेगा तो आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। तो साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने